सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसा हैं गाइस आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त दोनों होंगे। और मैं भी मस्त हूँ। तो ये था व्यू जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, यहाँ का व्यू। यहाँ पे मेला लगता है एक्चुअली एक, लेकिन अभी पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। कोरोना के चक्कर में 2 साल से तो लगा नहीं, लेकिन इस बार का पता नहीं है। तो मेरे दोस्त ने अभी मुझे फ़ोन किया कि भाई अभी जाएंगे पंतनगर। पंतनगर में एक समारोह है। अब मुझे भी नहीं पता कि समारोह किस चीज़ का है या कैसा है, लेकिन वहाँ पे समारोह है। ज़्यादा मुझे डिटेल उसकी पता नहीं है। तो अभी मुझे 10 बजे तक डांडाचली पहुँचना है और वहाँ से मिलेंगे अपने भाइयों से और उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो पाता है। में भी चांद देने मोहब्बत में भी चांद देने। सो गाइस, पहुंच चुका हूं मैं डांडाचली। और डांडाचली बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, मतलब धनोल्टी की तरह है ये। यहाँ पे एक इको पार्क बनने वाला था लेकिन बना नहीं, तो होप सो फ्यूचर में बनेगा कभी। और यहाँ बहुत ही गजब का नज़ारा लगता है। और एक वॉल आर्ट दिखाता हूँ यहाँ आपको, कितनी खूबसूरत सी वॉल आर्ट बना रखी है यहाँ पे। वाह यार, कितना सही शानदार लग रहा है ना। कृषि विज्ञान के डॉक्टर आलोक केरवे, आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर, जिन्होंने अपने कृषि के व्यस्ततम कार्यक्रम में से यहाँ पे इस प्रोग्राम में सहभाग करा है। तो उनका स्वागत करता हूँ वानिकी महाविद्यालय और हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में। सभी का स्वागत है। साथ में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय प्रोफेसर प्रीति खंडूरी सर, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने कार्यक्रम से हमें यहाँ पे समय दिया है। और साथ ही हमारे डॉक्टर कमल वशिष्ठ सर, निदेशक शोध, उनका भी यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे संयुक्त निदेशक प्रसाद डॉक्टर अरविंद विजयवान सर, उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद भी करेंगे और साथ में कुछ जलवायु सहिष्णु प्रजातियों का विमोचन करेंगे और एक किसानों के लिए ही एक संस्थान का आज उद्घाटन हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो उसका आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। तो उसका हम वीडियो प्रसारण हम यहाँ पे देखेंगे, लाइव प्रसारण, और साथ में उनसे जो भी कुछ किसानों से बातचीत होगी उसको रूबरू होंगे। और फिर उसके बाद हम वैज्ञानिक और किसान संवाद जो है तो वो करेंगे। तो मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मंच पर उपस्थित डॉक्टर अजय कुमार, कनिष्ठ शोध अधिकारी सस्य विज्ञान, उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे डॉक्टर अरविंद परिवार सस्य विज्ञान, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मेरी कलीग शिखा मुद्दा वैज्ञानिक, उनका भी स्वागत करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि तो मैं मंच पर आसीन सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और मसूर यही लगाते हैं। इसके बाद अगर फरवरी के महीने में फिर हम लोग जाएंगे तो मटर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि गेहूं की कौन सी प्रजातियों को हमको का चुनाव करना चाहिए। और गेहूं की प्रजातियों का चुनाव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमने पहले कौन सी फसलें लगा रखी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जैसे मड़वा ज़्यादातर लगाया हुआ है, झंगोरा लगाया है, तो वो कटने की स्थिति में है। मड़वा अभी बालियों आ गई हैं, आधी पकी स्थिति में है, आ रहा है, करीब अभी लगेगा 10-15 दिन लग जाएगा मड़वे को भी पकने में। तो अगर जैसे झंगोरा PRJ1 लगाया है तो वो कटने की स्थिति में आ गया है, लोग काट रहे हैं। तो गेहूं की हम सही समय पे बुआई, अगर झंगोरा लगाया है तो हम सही समय की बुआई कर पाएंगे। ठीक है, तो सही समय पे बुआई करने का क्या मतलब है कि हम अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़ा यानी कि 15 अक्टूबर से लेके हम नवंबर 15 तक ये मान के चलें कि अगर हम इसमें लगा लेते हैं तो हम समय से बुआई कर रहे हैं। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारा खेत जो है वो समय से खाली हो।
समय से खाली होने के लिए हमने प्रजाति उसी तरीके से पिछली फसल की प्रजाति जो है वो उसी तरीके से हमने ली हो, तभी ये खेत जो है समय पे खाली हो पाता है और हम उसकी तैयारी करके तब बुआई कर पाते हैं। तो 15 नवंबर तक अगर हम बुआई कर लेते हैं तो हम लोग ये मान के चला जाता है कि सही समय पे बुआई कर रहे हैं। पर अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती कि हम समय से बुआई नहीं कर पाते, और जनरली हमारे पहाड़ पे जो समस्या आती है वो आती है मॉइस्चर की, यानी नमी ना होने की वजह से। पिछले साल में क्या हुआ था कि एकदम 15 अगस्त के बाद से सूखा सा पड़ गया था। बहुत से लोग किसान भाई बहन तो बो ही नहीं पाए थे गेहूं की फसल, और जिन्होंने बो लिया था वो फिर बाद में सूखा पड़ने की वजह से खराब हुई है। फरवरी मार्च में फिर ओला पड़ गया, उसकी वजह से जो बची कुची थी वो उसमें खराब हुई। तो हम लोग को सही समय पे बुआई करने के लिए अलग प्रजातियां हैं, और अगर हमको देर से बुआई करनी, किसी कारण से हमारी फसल देर हो जाती है बुआई करने में, तो हमको प्रजाति बदलनी चाहिए। वही प्रजाति हम नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे वही प्रजाति लगाएंगे तो हमारी उपज जो है वो घट जाती है। हम सही उपज और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रजाति का चयन जो है वो अच्छा करें। और एक बात हमको ये भी ध्यान देनी चाहिए, जैसे हम लोग किसान भाई बहनों से बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं हम अपना बीज उगा रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नई प्रजाति का बीज जो है हर तीसरे साल कम से कम बदल दें। और बदलने के लिए हमारे पास रास्ते कहाँ से हम बदल सकते हैं, तो इस समय कृषि विभाग है, TDC है, और हमारे शोध केंद्र से भी ये कुछ प्रजातियों के बीज उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्नत प्रजाति का बीज जो है वो हम हर तीसरे साल बदल दें, हर साल अपना ना लगाएं। तो उससे क्या होता है, नहीं तो बीमारी और क्या कहते हैं बीज की क्वालिटी जो घटती जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उपज भी हमारी घट जाती है। तो यानी कि हमको ये देखना है कि हमारा खेत कब खाली हो रहा है, हमें बुआई कब करनी है, उसी अनुसार हमको सही समय पे बुआई करने के लिए किस्मों का चुनाव, और अगर हम किसी कारणों से देर हो गए तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रजातियां उपलब्ध हैं गेहूं की जिनका हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है कि HS 562 ये गेहूं की एक नई प्रजाति है, और इसकी आप देखेंगे कि उपज क्षमता भी बहुत ज्यादा है। 36 कुंटल तक जो है ये उपज जो है आपके रेनफेड, यानी कि जो गेहूं जाएगा आपका मई आखिर तक। तो जिस खेतों में आपको धान लगाना है मार्च अप्रैल में, वहां पे आप गेहूं नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, वहां आप हो सकता है कि आप फरवरी में मटर लगाएं, मटर की 1-2 तुड़ाई ले लें और उसके बाद से आप धान लगा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो आप पे निर्भर करता है। हाँ, आपके बस ये है कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जिससे कि आप सही चुनाव कर सकें। ठीक है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है, और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटी आज जारी हुई है। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई है। ऐसा एक अभियान अगर देश के हर जिले में अपने स्तर पर भी और संस्थानों के स्तर पर भी चलाया जा सकता है। इसमें नई फसलों, फोर्टिफाइड बीजों, जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर किसानों को जानकारी दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सबका प्रयास, ये सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका प्रयास मौसम के बदलाव से देश की खेती को बचाएगा, किसान की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इस बार फिर सभी किसान साथियों को नई क्रॉप वैरायटी और नए राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार जिन यूनिवर्सिटियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, उन यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को, वहां की फैकल्टीज को, वहां के वाइस चांसलर को, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वैज्ञानिक साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, ताकि वैज्ञानिक व्यवस्था ही, वैज्ञानिक मन ही, वैज्ञानिक तरीका ही चुनौतियों से मुक्ति पाने के उत्तम रास्ते दे सकता है। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन था आज के उपलक्ष्य पर, हमने सभी ने सुना है। और उसमें मुख्य बिंदु जैसे उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसके साथ ही उन्होंने लास्ट में जब कड़ी खत्म हो रही थी, उन्होंने एक चीज पे ज्यादा फोकस करके बताया कि वैज्ञानिक तरीका। हम हर जगह पे हम बताते हैं कि एक चीज वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए तो इस तरह से हम आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, उसके साथ ही आमदनी भी बढ़ सकेगी। जब उपज बढ़ेगी तो आपके पास एक बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ चीज होगी जो उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो वैज्ञानिक तरीका एक ऐसा है कि कुछ विज्ञान लगाकर उसकी किस तरह से उसका उत्पादन ज्यादा मात्रा में से बढ़ाए। तो अगर हम पारंपरिक तरीका अपना रहे हैं, पारंपरिक तरीका अपना नहीं है। दो चीजें भी और एक चीज बोली है, दोनों ने दो चीजें बोली है, बैक टू फ्यूचर और तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला है कितनी मात्रा में कब देना है और कैसे देना है। तो अगर कब की बात आए कि कब देना है, तो हम सभी को पता है, जब हम अपने खेत में फसल देखेंगे कि हमारे फसल मुरझा रही है, पत्तियां सूख रही हैं, या हम मिट्टी को देख के भी कह सकते हैं जब वो मिट्टी सूख रही है तो हम उसमें पानी लगाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पानी रखा है या हमारे पास इस समय पानी है तो हम अभी लगा देते हैं खेत में, चाहे फसल को चाहिए चाहे नहीं चाहिए। एक साधारण सा एग्जांपल बताऊंगी। जैसे हम खाना खाते हैं, जिस समय हमें भूख होती है हम उसी समय चाहते हैं कि हम खाना खाएं, हम बेटाइम खाना नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से जो पानी है या जो जल है वो हमारे पौधों के लिए खाने के समान है। तो हमें कब देना चाहिए उसकी शायद आपको क्लियर हो गया होगा।
या हमारे पत्ते सूख रहे हो, या हमारा पौधा मुरझा रहा हो, या हम मिट्टी को देख सकते हैं, अगर हमारी मिट्टी सूख रही हो तो हम फसल में पानी लगा सकते हैं। दूसरा, कैसे दिया जाए? होने को पहाड़ में हमारी ढलान के हिसाब से पानी पड़ता है कि ऊपर से पानी गया और नीचे तक चला गया, लेकिन कहीं कहीं पर अगर सीढ़ी नुमा खेत है तो कहीं कहीं पर हमने खेत में क्या देखा जाता है कि बीच में एक जगह पानी जम जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा ढलान है और फिर खेत थोड़ा ऊंचा है। वहां पर कि उस दशा में क्या होता है, जहां पर आपका पानी जम रहा है वहां पर आपने देखा होगा कि आपका पौधा सड़ जाता है। वो क्यों सड़ता है? क्योंकि आपके पौधे को वहां पर पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो कोशिश ये करी जाए कि अगर हमारे पास, हम जिस समय जोत रहे हैं उस समय हम खेत में एक पाटा लगाएं जिससे हमारा खेत समतल हो जाए, और जैसे ही हमारा खेत समतल होगा उस समय जब आप पानी उसके बाद उसे देंगे तो वो एक तरफ से पूरे खेत में आसानी से पहुंच जाएगा, और इससे पानी जो है हमारा बर्बाद भी नहीं होगा और कम पानी से हम ज्यादा एरिया में या ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा आता है कितनी मात्रा में दिया जाए। अब मैंने बोला था कि अगर आपके पास पानी है और आपने देना है खेत में, तो आप कहेंगे हम कैसे तोलेंगे कि हमें कितना लीटर पानी देना है, तो वो तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप उसे तोल के पानी दें। लेकिन एक जनरल एग्जांपल कोट करूंगी, अगर आपको समझ में आया तो। अगर हमारे पास इतना पानी है कि हमने अगर खेत में लगाया और 1 घंटे में वो पूरा पानी खत्म हो गया, तो वो पूरा हम एक बारी में ना दे करके उसे टुकड़ों में दे। जैसे आज हमने आधा घंटा दिया और फिर 15-20 दिन बाद आधा घंटा और दे दिया, तो जितनी बार आप उस पानी को देंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितने बार लगातार देंगे, उतनी आपकी उपज ज्यादा आपको प्राप्त होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपने ध्यान रखने हैं। दूसरा आता है, हमारे जो भारत का लगभग 60% क्षेत्र है, जो 60% कृषि भूमि है, वो वर्षा आधारित कृषि है। वही वर्षा आधारित कृषि हमारे पहाड़ों में भी है। वर्षा आधारित कृषि में यह माना गया है कि प्रत्येक 3 वर्षों में लगभग एक बार सूखा पड़ता है, और वो जो सूखा पड़ता है वो बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। ऐसा हमारा जो भारत सरकार का डाटा है वो बताता है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो जो ये क्षेत्र है, 60% जो क्षेत्र है, ये आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से लगभग 48% तक खाद्यान्न उत्पादित होता है। तो जैसा कि उसमें क्या होता है, आपका बारिश का पानी जैसे ही पड़ा, वो छत से एक पाइप के थ्रू आपका टैंक बना दिया जाएगा। जो पानी आपका बह रहा था वो पाइप के थ्रू उस टैंक में चले जाएगा, और वो पानी बाद में इस्तेमाल, आप सिंचाई के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ नई पद्धतियां आ रही है जो हमारे पहाड़ के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक पद्धति है ड्रिप या फिर टपक सिंचाई जिसे कहते हैं। टपक सिंचाई का मतलब क्या है, आपके इसमें पानी जो दिया जाता है वो पौधों की जड़ों में ही दिया जाता है। वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पहुंचता है, और यह जो सिंचाई है यह आपके ऊबड़ खाबड़ वाला जो एरिया है जिसे आप समतल नहीं कर सकते हैं, उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस सिंचाई से शोध के अनुसार ये पता किया गया है कि इस सिंचाई से हमारी जो उपज है वो 50 से 60% तक बढ़ सकती है। साथ ही हमारा 40% तक पानी का उपयोग कम हो सकता है, मतलब हम उतना पानी बचा सकते हैं। तो एक टपक सिंचाई है। दूसरा है स्प्रिंकलर, जो अभी बात आ रही थी, जैसा सर ने बोला। स्प्रिंकलर में क्या होता है, आपका जो पानी होता है वो बारिश के पानी की तरफ बौछार के रूप में, बौछार विधि भी कहते हैं, बौछार के रूप में फसलों तक पहुंचता है। उसमें भी 30 से 35% तक आपका पानी बचाया जा सकता है। और ये स्प्रिंकलर अब जो बाजार में आपको मिल सकते हैं वो पोर्टेबल भी हो सकते हैं। जैसे आपने आज इस खेत में स्प्रिंकलर लगा दिया, कल के दिन आपने वहां से पाइप उठाया और दूसरे खेत में उसे लगा दिया। तो ये परमानेंट, सेमी परमानेंट, पोर्टेबल, नॉन पोर्टेबल सब कुछ आते हैं। इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी कि जो आपका स्प्रिंकलर है उसमें 55
प्रतिशत तक अनुदान आपका कृषि विभाग PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रदान करता है। तीसरा आता है आपका रेन गन विधि। ये नई विधि आई है। इसमें क्या है, जैसे स्प्रिंकलर में बौछार के रूप में पानी पड़ता है, वैसे ही रेन गन में आपका रेन गन आपने लगाया, ऊपर से पानी का स्रोत है, वहां से एक पाइप लगाया, रेन गन से जोड़ा, और रेन गन में अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये 100 फीट की परिधि तक पानी दे सकता है। पानी पड़ेगा आपका बौछार के रूप में ही, लेकिन इसका जो एरिया है वो ज्यादा है, तो 100 फीट की परिधि तक ये पानी देता है। इसमें भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। और हमारे दूर दराज से आए हुए किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिखा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रानी चौरी में मृदा वैज्ञानी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं यहाँ पर, आप लोगों को और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी है। थोड़ा सा सुनने में लोग बोर भी जाते हैं ना, तो थक भी जाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं गांव में जाके, किसानों के बीच में जाके, उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे अभी ये है फसल अवशेष प्रबंधन का लिया है। आजकल जब भी हम गांव में जाते हैं, देखा जाता है कि लोग जो है गोबर हो गया, घास फूस सब कुछ बाहर, मतलब इतनी गंदगी से फैलाए रखते हैं। गाँव में जनरली आप सबके गाँव में ये दिक्कतें हो, मतलब दिक्कतें क्या आप ही लोग या हम लोग ही कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मतलब एंट्री करते ही सबके घरों के बाहर से गोबर पड़ा है, ये जो आपके पेड़ पत्ती के पौधों के जो अवशेष है वो बचे हुए हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा प्रबंधन हम कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगी। क्योंकि अभी जैसे हम प्लेन्स की बात करें, नीचे भी जो हमारे धान गेहूँ जो भी लोग लगा रहे हैं, जो फसलें उगा रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो जला देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपका प्रदूषण हो रहा है। मतलब वायु में जो धूल है, मतलब ये धुआं है, ये आसमान में जा रहा है, सारा का सारा प्रदूषण। तो ये जलवायु को जो आज जलवायु का एक परिवर्तन जो हो रहा है हमारे, वो इसी कारण से भी बहुत हद तक हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम फसल अवशेष सबको पता है क्या होता है। फसल काटने के बाद जो भी बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फसल अवशेष बोलते हैं, ठीक है। और उसका प्रयोग भी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, या कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जा रही क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि बहुत लंबा आप लोगों को याद भी नहीं होंगी चीज़ें। तो मेन चीज़ें मैं आती हूँ। जैसे मैंने बताया कि फसलों के काटने से फसलों के जो हमारे अवशेष बचे हैं, अगर हम उसको जला रहे हैं, तो बहुत सारे गांव में देखा है जलाते भी हैं, तो उसका भी मतलब बहुत अच्छा फर्क नहीं करना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा ये फोटो में ऐसे हम जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। उससे प्रदूषण, आजकल हम बोल रहे बारिश नहीं हो रही है ढंग से, कुछ चीजें नहीं हो रही है, ये सब हो रहा है आपके जलवायु परिवर्तन के कारण। बारिश का जो कम होना, ज्यादा होना, जब नहीं चाहिए तब होना, ऐसा हो रहा है ना हम लोग के साथ। और क्योंकि सब लोग वर्षा पे आधारित हैं, तो उसी का एक कारण है ये बोल सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण 2040 तक फसलों की उत्पादकता में 20 से 40% तक की कमी आ सकती है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे, अब ये जो हमारा फसल के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनका हम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि हम मेन चीज है मल्चिंग। जैसे आपने देखा होगा मल्चिंग, सबको पता है क्या होता है, पता है सबको? सुना है किसी ने मल्चिंग शब्द? पलवार सुना है? पलवार नहीं सुना होगा, मल्चिंग सुना होगा ना। मल्चिंग से क्या है कि हमने जो हमने फसल काटी, भूसा वगैरह आता है उसका, ठीक है। और जो हमारे जो ये बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे हम टमाटर लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, जब वो छोटी होती है उस टाइम पे हम अपने फसलों के बीच में ये देखिए आप, जैसे ना ये फसल आपने लगाई है, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि भूसा हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, या किसी भी चीज से उसको हम मिट्टी को ढक देते हैं, ठीक है। ये फोटो सारी रियल है, यहीं की है ये, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से लेके आई हूँ, यहीं की है ये। प्लास्टिक का हो गया, जैसे ये प्लास्टिक लगाया है, इससे क्या हो रहा है आपका, प्लास्टिक लगा है, इससे क्या हो रहा है आपका, मिट्टी ढक रही है। उससे क्या, मिट्टी के ढकने से क्या है, एक तो मॉइस्चर, जो हम पानी की कमी जो हमारी मिट्टी में आ रही है वो उसकी पूर्ति हो रही है। कैसे हो रही है, पानी जो है, अगर हमारी मिट्टी में पानी है तो नमी जो है ऊपर को ये वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर को उड़ भाप के रूप में उड़ नहीं रही है। दूसरा एक मॉइस्चर बोलते हैं, पानी का कंजर्व होना, पानी उसमें आ गया। दूसरा आपका क्या है कि जो भी हानिकारक तत्व होते हैं उसका भी जो हमारे ये
सूक्ष्म जीव होते हैं उसका भी मिट्टी में संरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और जो हमारी ये ठंडा है, जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है तो वहां पर क्या हो रहा है, तापमान का नियंत्रण होता है पौधों में। ठीक है, उसी का ये एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं लाइन से हुआ है, भूसा वगैरह डाल दिया। तो ये जो भूसा है आपका, ये क्या है, ये आपका अवशेष पदार्थ, अवशेष है, मतलब ये पेड़ों के भूसा जो आप काट रहे हो ना उसका है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये जो नीचे वाली फोटो है सब्जियों वाली, ये नकोट साइड की गांव की है। तो उस किसान ने भी ऐसी प्लास्टिक से या किसी भी चीज से आपने हमको क्या करना है, कुल मिला के मिट्टी में पानी को संरक्षित करना है और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है, अवशेष है, उनको वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, चारे के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, वो तो आप लोग करते ही होंगे। जो भी हमारा जैसे अमरंथ है, कोई भी वो है, उसके हम काट देते हैं। ठीक है, मंडुआ झंगोरा है, उसके बाद जो हमारे जो बच जाता है उसके बाद भी हम चारे के रूप में भी उसको प्रयोग में लाते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, और मेन चीज आता है कंपोस्ट बनाना। अब हम क्या उसको, जो हमारे किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, गांव में जैसे केंचो गांव में, कोटद्वारा गांव में मैं गई थी जब, उस टाइम पे मैंने देखा कि गोबर को ऐसे ही खेतों में बिल्कुल साइड पे इतनी ज्यादा मात्रा में फेंक रखा है, समझ लो आप। फेंका नहीं फेंका है, झूठ बोले सच बोले बताइए, फेंका है ना। वो जो फेंका हुआ है उससे क्या हो रहा है, कच्चा गोबर आप गोबर लेके आ रहे हो, वहां पे डाल दे रहे हो। डालने के बाद क्या हो रहा है, जो हमारे कीड़े मकोड़े बीमारियां हैं वो सब अब आपके खेतों में जा रहे हैं। ऊपर टॉप में आपने लगाया कि आओ कीड़ों सब खा जाओ हमारे खेतों को, ऐसा कर रखा है। सच में ये एक गांव की बात नहीं, हर गांव की बात है। ठीक है, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि कृषि विभाग की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को पिट वगैरह दिए गए हैं, गड्ढे दिए गए हैं, उसका प्रयोग वो खाली पड़े नहीं पड़े। बहुत जगह पे लोगों को उसका प्रयोग नहीं पता या करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जो गोबर वगैरह आप होता है उसको आप अपने खेतों में कच्चा ना डाल के, सबको पता है पका डालना है, पका डालना सबको पता है, लेकिन जो उसका हम डालना है, कहाँ पे डालना है, वो अपने खेतों की साइड पे नहीं डालना होता है। उसको आप गड्ढों में डाल के प्रॉपर आप खाद बना सकते हैं उसको। क्योंकि हमारे पहाड़ों के किसान जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो है आपका रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो रासायनिक खाद कौन कौन से होते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, सुना है ना आप लोगों ने, सफेद खाद, काली खाद, लाल खाद, सुना है ना सबने, देखा भी होगा। तो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गोबर की खाद क्या कर रही है, गोबर की खाद की उर्वरता को बढ़ाना है ना हमको, ताकि हमारे पौधों में, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो अच्छी तरीके से संरक्षित हो पाए। ठीक है, तो इसी के लिए अब ये जैसे हमने ये देखा है, गोबर बीच में डाल दिया हमने, खेतों के बीच में डाल दिया। अगर सड़ा हुआ गोबर है तब तो ठीक है, अगर कच्चा गोबर है तो उसको नहीं। वो सबसे ज्यादा जो आपके कीड़े बीमारियों की जनन होता है वो कच्चे गोबर में होता है, ये हमको पता है। लेकिन उसका जो मतलब उसको जो रखना है, कहाँ पे रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर भी देखा है, गाँव में ऐसे खेतों के किनारे में ऐसे गोबर छलका दिया, डाल दिया, मतलब ये एक गाँव की है। तो इन लोगों को बताया गया कि आपको ऐसा नहीं डालना है, आपको प्रॉपर गड्ढे दिए जाएंगे, या हम दें या कृषि विभाग दे, कोई भी दे, या आप खुद लो। हम तो देते हैं डेमो के लिए, बल्कि जैसे मैंने दिया भी है बहुत जगह पे, डेमो के लिए इसलिए दिया कि हाँ भाई इसका ये प्रयोग है, इसके प्रयोग से आप इसमें केंचुआ खाद बनाइए, उसके बाद अपने खेतों में उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब मैं ये कंपोस्ट कैसे बनाना है उसके मेथड में जो हम गांव में आके लेक्चर देते हैं, तो वो तो मैं आप जब देने आऊंगी, कभी ऐसा कुछ होगा तब मैं वो लेक्चर दे दूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है। तो प्रॉपर मेथड जो है उसका तब बताऊंगी। ये जैसे है, आपने ये ऐसी करके, ये है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल वर्मी पिट बोलते हैं। मतलब कि ये वर्मी कंपोस्ट, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रही हूँ ना मैं, अवशेष की बात कर रही हूँ, उसको, या गोबर जो आपके घरों में गोबर वगैरह होता है, उसको आप इसमें डाल के एक तरीके से खाद बना सकते हैं। ये खाद बनाने के बाद आपको वो जो खाद मिलेगी ना वो ज्यादा अच्छी होगी। इसमें क्या क्या मिलाना है, ये सब चीजें जब हम ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को तब अच्छे से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो पास के केंचू है, कोटद्वारा है, सावली है, ये गांव तो हमारे पास के हैं, तो यहाँ भी हम देंगे। और भी चीजें जो सामने है, तो लोग भी पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं कि भाई हमारे गाँव में गड्ढे क्यों बनाए गए। सब लोगों ने, कृषि विभाग ने गड्ढे दे दिया, भाई गड्ढे बन गए बोल देते हैं, वो गड्ढे पड़े खाली और गोबर पड़ा है बाहर, क्या फायदा उसका बताइए? कोई फायदा है उसका? है नहीं, बताइए, नहीं है ना। तो फिर इस तरीके से आपको गोबर को एक जगह पे रख के, मात्रा में मान लो बहुत ज्यादा है कि लोगों के पास, किसी ने बोला कि बहुत ज्यादा गोबर है हमारे वहां पर, बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में है तो आप ये कर सकते हैं, अगर देखेंगे आगे क्या होता है, ऐसे गड्ढे बना के हम उसको
कंपोस्ट मतलब बहुत अच्छी खाद के रूप में प्रयोग करके अगर कोई किसान उसको बेचना चाहे सेल भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा मार्केटिंग की दिक्कत है। अगर जिस गांव में जैसे केजू में कोटद्वारा साइड से बहुत ज्यादा गोबर लोगों ने बोला था कि गाय भैंस बकरी बहुत ज्यादा है लोगों के पास, तो क्या होता है हम लोग भी खरीद सकते हैं उसको। कभी कभी क्या होता है हमें भी गोबर की जरूरत पड़ती है कि हमारे जो यहाँ है विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, हम लोगों को भी गोबर की जरूरत पड़ती है, तो हम ही लोग आपसे भी लेते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं। अगर आपकी खाद अच्छी बनेगी, मतलब गोबर बहुत अच्छी मात्रा में बना होगा तो ठीक है, तो उसका पैसे भी मिल जाएंगे आप लोगों को थोड़ा सा। तो ये है, अब जैसे ये है, ये एक गाँव का ही है, ये वाला गाँव ठामदार साइड में किसान ने बना के, देखो ये जो कट्टा रखा है ना वर्मी कंपोस्ट का, ये करने के बाद ऐसा खाद बना दिया। देखो अब इस खाद को वो ये बहुत भुरभुरा हो जाता है बारीक। अगर हम गोबर ऐसा ही नॉर्मल है, अगर इसमें हम केचुए डाल देते हैं, कोई वैरायटी होती है इसीलिए फटीटा वैरायटी होती है एक, अगर हम उसको उसमें डाल देंगे केचुओं को, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पनपते रहते हैं और वो गोबर को भुरभुरा बना देते हैं। भुरभुरा बनाने के बाद इस टाइप का खाद बनेगी। ये खाद को आप प्रयोग करेंगे ना तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, हम खाद नहीं डाल रहे हैं, तो पौधों को भी अच्छी मात्रा में ये खाद मिलनी जरूरी है। इसके लिए ये नीचे वाली केचुआ खाद है, ये बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस हो सकता है। हाँ सर, बिजनेस हो सकता है। कट्टे के रूप में बना दिया, एक क्लस्टर में करके बेच रहा है तो बहुत डिमांड हाँ है। सर, ये मार्केटिंग का देखेंगे, अगर ऐसा हो पाए ना इकट्ठा करके डिकम्पोज करके। थोड़ा ये अच्छा है। हाँ सर, ये गाँव में मैंने बहुत जगह पे करवा रखा है, तो लोगों ने अडॉप्ट किया है, ऐसा बना के फिर कर रहे खाद की हैं। तो इतनी डिमांड है। अभी सेल नहीं हो पा रही है। अब जैसे ये है ना, ऐसे ही बना के लोगों ने ये करके, अभी तो सिंपल पैकेट बनेंगे, बाद में क्या होगा और अच्छा उसका वो होगा, उसमें कुछ और चीजें भी हम मिलाएंगे, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास मिलाएं, कंसोर्टिया मिलाएं, और भी चीजें मिला सकते हैं। उसके बाद वो और अच्छा वो हम आप लोगों को बताएंगे, तो ये इसका एक अच्छा सा आय का स्रोत हो सकता है अगर हमारे जानवर बहुत अच्छी मात्रा में हमारे खेतों में है तो। अभी से ये रेट है कुछ कौन से फलों में, मतलब फील्ड क्रॉप में, फूड क्रॉप में, पॉट्स में नहीं वो ना ठामदार से। ये टेक्निक बताओ ना सब जगह जाके। कोई तो अब जैसे हरी खाद की बात आई, अब जैसे ये है कि जैसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं ना, कि हमने जैसे फसल को काटा वहीं पर ही उसको डाल दिया खेतों में, ठीक है। उसका क्या है कि जैसे हमारी ये होती है काउपी, ये दालें हो गई कुछ ना, मटर वगैरह ये हो गया, ये जो फसलें होती है ये हरी खाद के रूप में प्रयोग में आ सकती है। मतलब ये नत्रजन जो होता है हमारे मिट्टी में उसको बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारी दालें होती है ये हम आगे भी कभी वैसा होगा। एक ये आता है, देखिए इसको बोलते हैं हम वेस्ट डिकम्पोजर। जैसे हमने बोला हम क्या होता है कि हमने पत्ते लाके जो हमारे अब सड़े गले बोलते हैं ना प्लांट डेब्रिस, जो पौधों से निकला हुआ कूड़ा होता है, देखा होगा आपने बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उस डेब्रिस का, या मैं आप लोगों ने पूछा भी था मेरे से ना, कंपोस्टिंग के बारे में भी पूछा था, इन्होंने पूछा था कंपोस्टिंग के लिए कैसे बनाया। अगर आप करना चाहते हैं फ्यूचर में तो हम आपकी मदद करेंगे इस चीज में, उसका अच्छा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये एक डिकम्पोजर है, इसको बोलते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। ये क्या करता है, जो हमारे पेड़ पत्तियां जो होती है वो तो उस रूप में होती है, किस रूप में, मतलब हार्ड होगी ना वो, तो उस रूप में अगर हम इस डिकम्पोजर को उसमें डालेंगे तो 30 दिन में, 30 से 40 दिन के अंदर ये क्या करेगा, जो डिकम्पो होगा उसको पूरा तोड़ देगा, ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कि ये बोलते हैं डिग्रेडिंग, मतलब तोड़ने वाले बैक्टीरिया फंगस होते हैं। वो क्या करता है, उसको तोड़ के ना पूरा एक खाद के रूप में बना देगा। कि आपने जैसे कोई एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में आपने जो हमारे, चलो गोबर हटाओ, गोबर भी नहीं, आपकी जो ये बचे कुचे जो प्लांट डेब्रिस बोलते हैं इसको, पौधों का निकला हुआ कचरा जो होता है पेड़ पौधों के नीचे जो काटने के बाद घास वास हो जाती है, अगर उसको आप एक गड्ढे में डालें, उसके बाद ये डिकम्पोजर एक पैकेट, ये जो बोतल है ये, उस बोतल को उसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर आप उसमें डालते हैं तो उससे क्या होगा, वो 20 दिन आप ढक दीजिए उसको, वो 30 से 40 दिन के बाद जो है वो पूरा डिकम्पोज होके एक खाद बना देगा। बस उस खाद को अपने खेतों में प्रयोग कीजिए। ये भी एक अच्छा, एक मतलब थोड़ा गोबर मिला दीजिए और बाकी अपना जो वेस्ट है उसको मिला के बढ़िया सा ये जो है आपका कृषि विभाग में मिल जाता है। ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाना है इसके लिए, कृषि विभाग में सर 20 का लेकिन ये फ्री में मिल रहा है ये डिकम्पोजर, मतलब कृषि विभाग में फार्मर्स के लिए फ्री में है, हमको पैसे मिलते हैं। तो उसको डालने के बाद जो है मतलब अच्छे से उसका देखिए इसके बारे में इसलिए आपको बताया जा रहा है, जो चीज यहाँ पे उपलब्ध है, ये यहाँ है, उसको आपने उपयोग नहीं करा तो वो बेकार में पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पैसा देते हो टैक्स के रूप में, वही पैसा घूम के आपकी योजना के रूप में आता है।
ऐसा मत समझिए कि सरकार आपको चीज फ्री में दे रही है। आप टैक्स कहीं ना कहीं भरते हो, आपका ही पैसा आपको फिर से दिया जाता है। तो आप ऐसा क्यों करते हो कि उसको लेना है और आपके घर में रख दिया ऊपर, वो सड़ गया, 2 साल हो गए, उसको इस्तेमाल ही नहीं करा। कोई भी चीज ले रहे हो उसको एक बार छोटे क्षेत्र में इस्तेमाल जरूर कीजिए। उससे नुकसान हो रहा होगा तो आपके फसल सेब के ऊपर जो पेड़ है वो बीच जमीन में नहीं, जैसे ढलान है जहाँ पे वहाँ पे लगा रखे साइड में हो। अच्छा, तो चलो एक तरीका है कि उन्होंने साइड में लगा रखे, बोल रहे कि उनके थालों को जगह छोड़ के रखी है, ठीक है। अब ये तकनीकी की है कि 2 फसल एक ही जमीन पे दोनों चीजें ले रखी है, ठीक है। साथ में आप देखते हो कि कोई सरसों लगाता है गेहूं के साथ में, लगाता है, सरसों पहले कट जाती है, बाद में गेहूं कटेगा, तो क्यों लगा रहे हैं हम? सरसों अलग लगा दे, गेहूं अलग लगा दे। लेकिन इसमें वैज्ञानिक तरीका यह है कि उसको एक तरीके से लगाया जाए कि 2 से 1 भाग में, मतलब 2 गेहूं की लाइनें लगे, 1 सरसों की लगे, 4 गेहूं की लगे, 1 सरसों की लगे। इस तरह से के लगाने से फायदा ये है आपका बीज कम लगेगा। दूसरी बात है आपकी उपज ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप गुड़ाई करने के लिए कतार में लगाने की वजह से गुड़ाई करने के श्रम कम पड़ेंगे, उसके लिए मशीनें भी हैं, ठीक है। तो ये जो हम कुदाली लेके बैठ जाते हैं ना कि सब जगह कुदाली एक अच्छा औजार है महिलाओं के लिए कि वो काम करने के लिए बैठ के कर लिया, लेकिन उसमें भी दूसरे औजार भी विकसित हो चुके हैं जिसकी वजह से आपकी खेती को अच्छा करना है, ठीक है। पावर टिलर है, पावर वीडर है, या हमारे यहाँ से हमने 3 होल का एक प्रदर्शन करा था जैसे मटर या गेहूं में, तो उसके माध्यम से अच्छे से गुड़ाई हो जाती है। तो छोटी सी चीज है कि अगर हम वैज्ञानिक तरीका किसी चीज में अच्छे से इस्तेमाल करें, एक समय तक आपको अच्छे से उसका उपयोग हो। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, कोई भी चीज आप एक चीज को देखिए कि मैडम ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय के रूप में उपयोग करेंगे तो हम बेच सकेंगे। आप अगर ऑनलाइन जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, कुछ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाएं नहीं कर रही होंगी, कुछ महिलाएं कर भी रही होंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन पे आप आज बटन दबा देते कि कहीं पे कुछ चीज होती है, मोबाइल मंगाना है, कपड़े मंगाने हैं या कुछ मंगाना है, तो तुरंत करके चले जाता है। आज उसमें आपको बीज भी मिल सकता है, दवाई मिल सकती है, खाद भी बेच सकते हैं, आप खुद भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही बेच सकते हैं। तो समूह के रूप में अगर आपने सही समय पे कर दिया तो आपका फायदा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रयासरत हमें रहना है, आपको भी रहना है और मुझे भी रहना है, या हम जो यहाँ पे जो बैठे हैं सभी लोग को रहना है। अगर हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है, पहला कदम हमारा होना चाहिए, ना कि दूसरे। यहाँ क्या हो रहा है अब आप ही बताएंगे, दूसरे का कदम मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात है कि पहला अपनी तरफ देखिए कि एक कदम अगर आप बढ़ाते हो तो सामने वाले जो अधिकारी होंगे या कोई भी विभाग का हो या कोई भी सिंपल जो आपसे जिससे हेल्प मांग रहे हो, वो आपकी तरफ ज्यादा कदम बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो मतलब ज्यादा मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप लोगों ने कर दिया है तो बहुत बातें हो जाएंगी। तो मैं आगे के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे निदेशक शोध उनको थोड़ा बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर अमोल वशिष्ठ सर, क्योंकि आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में थोड़े से 2 शब्द। आज का जो प्रोग्राम है जलवायु परिवर्तन से जो हमारी खेती में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण हमारे जो व्याख्याता थे, हमारे के थे, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने विद्वान हैं, उन्होंने हर चीज़ का जो कितना डाटा रखा, उनका डिजिटल, वो हम भी हमारे पास भी नहीं है इतना प्रोडक्शन हो रहा, कितने उन्होंने स्वयं वो कितनी योजनाओं का कितना फार्मर्स को दिया, कितना। हम एक बार यहाँ से आ रहे थे कद्दू खाल वाला, तो एक दुकान है, एक बार हमने चाय ली तो उसको बोला मेरे को 2000 रुपये आता है, तो मतलब अभी इसका मतलब हमें मतलब फार्मर को अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं कि 2000 बोले सर उसके हमारा ज़्यादा चलता है, भी आ रहे होंगे, आ रहे मतलब वो डाटा कितने 11 करोड़ लोगों को बोले 2000 रुपीज को 3 महीने बेचे ना, कुछ ऐसे। मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी देखो कितने हमारे गांव तक, इवन हर यहाँ के गांव के भी और कोने तक देश और विदेश में पहुंच रही है, और इसका हम फायदा भी ले रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान है कि हम अपनी आय इनकम बढ़ाएं, उसमें ये नहीं चाहे हम सोचते थे, जैसे डॉक्टर साहब अरविंद जी कई बार बोलते थे हम किसान ऐसे सोचते थे नौकरी पेशे वाला अच्छा है, लेकिन किसान को ऐसे सेकंड मतलब ग्रेड में समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं, जैसे आप प्लेन एरिया में जाते हैं, आपने डॉक्टर साहब भी कहते हाड़ा फार्म देखो,
आपने 2-3 यूपी और बिहार में देखो ऐसे ऐसे फार्मर हैं, उन्होंने 500 लोगों को रोजगार दिया हुआ। वो ही समन्वित खेती जो है लोग जी बता रहे थे उसी के तरीके से, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर भी लगाया वहाँ पे, फॉरेस्ट्री भी लगाया है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी लगाया उन्होंने, और आपके साथ उन्होंने वेजिटेबल्स भी यूज करे। तो जो हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक चीज जलवायु परिवर्तन का एक ये बहुत बड़ा, एक चीज खराब हो जाती है तो हम दूसरे, एग्रीकल्चर नहीं है तो हमारा हॉर्टिकल्चर में चले जाए। तो इस तरह से हम जो ये समावेश करना बहुत जरूरी है। जैसे और हमारी जो टेक्निक है, आप तो बोले ये जो मिलेट्स का जो है यूएनओ का जो अभी अधिवेशन है उसमें 2023 में इसको एक स्मॉल मिलेट्स का वो आएगा, है ना। तो हम तो हमारे जो आपके रानी चौरी कैंपस से इतना सौभाग्यशाली है, 72 से हमारे पास मिलेट्स का प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर चल रहा है, जो डॉक्टर साहब के पास है और डॉक्टर अजय जी के पास। तो हमारे पास तो शुरू से वैरायटीज डेवलप की है, PRJ1 वगैरह है, जगोरा की है, तो उनको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और फार्मर्स से इनकम भी कमाते हैं। तो उनका बेनिफिट लीजिए, आप उनको लगाइए, क्योंकि बैक टू फ्यूचर, मार्च टू फ्यूचर और बैक टू बेसिक, तो वही चीज है। हम उन्हें पुरानी अपनी टेक्निक्स को, उसको ऐसा ना समझे पुरानी टेक्निक ऐसे, पर हाँ न्यू मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें समावेश करना बहुत जरूरी है इस काल में, क्योंकि हमारा जो भी अडेप्टेबिलिटी हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, हमारी क्रॉप भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से एक ही क्रॉप पे, मोनोकल्चर पे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट में बोला कि हमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में भी जाना पड़ेगा। यानी कि आपको खेती के साथ साथ फल फूल और पेड़ भी लगाने पड़े, औषधीय पौधे भी आपके, जैसे बंदरों के लिए औषधीय पौधे बहुत जरूरी है। आप रोजमेरी लगाओ, लेवेंडर लगाओ, इस तरह के भी साइड में लगाओ, उसके बीच में आप खेती करो, तो आपको बंदरों का नुकसान भी कम होगा। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, हम एक मीटिंग में थे तो एक लखनऊ में सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरू कर दिया उन्होंने। उसमें जैसे एक मशीन है वो लगा देंगे लेजर बीम, जैसे बंदर आते हैं तो वो बाघ की आवाज आएगी, तो है ना, उससे वो उसके जैसे अगर भालू आ जाएगा तो उसके बाद शेर की आवाज आएगी, तो बंदर उससे भागते हैं। ये न्यू इन्वेंशन है, उन्होंने लखनऊ में CISS वगैरह उन्होंने इन्वेंशन की। तो न्यू सोलर जैसे फेंसिंग है, पर वो कॉस्टली भी है, हमारे छोटे किसान नहीं कर सकते। पर एक्चुअली जो भी आज का प्रोग्राम का ये है, मैं उसके लिए हम हतोत्साहित ना हो, ज्यादा से ज्यादा हम उसके लिए प्रोत्साहन में रहें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि के बारे में इतना जानकारी रखें। हम खुद गुजरात में गया, मैंने खुद देखा है, आलोक वगैरह इनका एरिया में देखो, ये महाराष्ट्र के हैं, है ना, इनका जो जलगांव वगैरह एरिया वहां देखते, वहां के किसान देखो उनके इतने अच्छे हैं। और ये कच्छ वगैरह एरिया, वहाँ जो नर्मदा का पानी है, वहां से उन्होंने कहाँ से ये सूरत वगैरह एरिया से लेके वहाँ कच्छ वही है ना, वहाँ भुज तक पहुंचा दें। और फार्मर्स वहाँ पे इतने इस टाइम इतने रॉयल फार्मर्स हैं कंट्री में, जैसे पंजाब के फार्मर, उस तरह के फार्मर। ये क्यों हुआ? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की। इवन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, इवन जैसे ये कोविड हुआ, इवन बहुत आपने भी व्हाट्सएप पे या किसी पे देखा होगा, इवन जो IT सेक्टर के बड़े लोग जो US वगैरह से वो भी कंट्री में आ रहे हैं, अपनी खेती में का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको खेती, क्योंकि खेती ऐसा है जो रेगुलर हमें इनकम देता है, बिजनेस देता है, हम लोगों को फीड करते हैं, कंट्री को फीड करते हैं, वर्ल्ड को फीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था प्रधानमंत्री का और प्रोग्राम है। आप भी सभी, क्योंकि इस टाइम में आपका भी लंच का टाइम हो रहा और ज्यादा आप सुन नहीं सकते, भाषण हमारे भी सुन सकते हैं, तो लेकिन बोलने से ज्यादा आप देखेंगे, जैसे मैडम करवाएंगे जैसे बर्मिंघम पोस्ट का आपको बताया मैडम, जल संचय का बहुत अच्छा वाटर कंजर्वेशन का बहुत, क्योंकि डिप इरिगेशन, क्योंकि पानी हमारे पास 1% से ज्यादा पानी नहीं जो यूजेबल पानी है, बाकी सब हमने बेच दिया। क्योंकि हमारी मोटर जो अब पहले हम एक बाल्टी से गुजारा करते थे, अब हमारे सब में सबके अलग-अलग नलके लगे हुए हैं ना, वॉश करेंगे, फलाना करेंगे, है ना। तो ये टेक्निक से हमने वेस्टेज ज्यादा कर दी। मॉडर्न टेक्निक का ये मतलब है हम उसका मिसयूज ना, एफिशिएंटली वेस्ट में यूज करें। तो आज का प्रोग्राम में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और सभी का KVK वालों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया, प्रोग्राम बुलाया। कॉलेज के अधिष्ठाता प्रोफेसर खंडूरी जी, निदेशक शोध डॉक्टर वसील जी, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय यादव, और जो कृषि विज्ञान केंद्र जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके प्रभारी डॉक्टर जावेद, हमारी वैज्ञानिक डॉक्टर अरुणिमा, डॉक्टर शिखा, कीर्ति, हमारी डॉक्टर कीर्ति,
और सभी जो इसमें कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे रिसर्चर्स, और इन सबसे सर्वोच्च जो है आप सारे किसान भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं यहाँ पे। आप कैंचू, कोटद्वारा, सावली, जहाँ जहाँ इस क्षेत्र से भी आए हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है। मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ आए हैं, लगभग 9-10 बजे के करीब आप पहुँच गए थे और अभी तक हैं, ये 1:30 बजने वाला है। मैं जस्ट इसमें कहना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पे आए, तो हमारे माननीय मोदी जी का एक उद्बोधन था, किसानों से वार्तालाप था, लेकिन यहाँ पे क्यों आए हैं आप? हमने बुलाया है इसलिए आए हैं या कुछ सीखना चाहते हैं? जैसे हमारे डीन साहब ने भी कहा, हम लोग जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? किसानों से सीखते हैं। तो किसान जो है मेन वैज्ञानिक है। अब ये देखिए, आप अगर थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, पूरे देश व्यापी ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है? इससे पहले अगर आप बोलेंगे ना, एक चीज चलती, अरे चलो चलते हैं कुछ ना कुछ, चलो कोई बोलते चलो समय पास कर लेते, ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़ों पे जाए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय से आज के टाइम पे हम 5 गुने ज्यादा हो गए। 32 करोड़ के लगभग थे हम आजादी के समय 1947 में, और आज 135 करोड़ हो गए। और अगर हम अपने पूर्वजों से, पुरानों से पूछते हैं, तो इसी देश ने भुखमरी भी देखी है, और आज हमारे पास अन्न क्या है? भंडार है। तो ये किसकी वजह से? किसान को भी हम सलाम करते हैं, लेकिन विज्ञान का भी चमत्कार है, कृषि विज्ञान का। जिस खेत में पहले 10 कुंटल हुआ करता था, वहां हम 60-60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचे। हाँ, पहाड़ों की अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन ये है कि एक कहावत है, ये कहावत क्या कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक निमंत्रण दिया गया होगा, जैसे भी कि आप आइए, आप में से जो कुछ लोग यहाँ आए, कुछ ना कुछ बातें आपने सुनी। जो बातें हमने कही, आप सोच रहे, अरे हमने करना तो अपने हिसाब से, लेकिन आप भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। लेकिन जितनी बातें हम भी यहाँ से बोलते हैं, हमारी डॉक्टर अरुणिमा ने जल संचय के बारे में कहा, डॉक्टर शिखा ने कहा कि मृदा का कैसे हो, अलग अलग तरह की बताई। इन्होंने समन्वित कृषि की बात करी, उन्होंने खरीफ फसलों, रबी फसलों में आगे कैसे आप नियोजित करेंगे। हम वैज्ञानिक हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपसे अनुभव लेके बोल रहे हैं और विज्ञान को उसमें मिला रहे हैं। तो हमारी सारी बातों में भी एक तथ्य है जो कि बिल्कुल सार्थक है। बस इसको क्या है कि विज्ञान को आपको जोड़ने की जरूरत है। अब काफी सारी समस्याएं रहती हैं कि भाई खेती कहाँ से करनी, पानी नहीं है। आज की डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। पानी की समस्याएं, हमारी जो खेती है वो वर्षा आधारित है। इंद्रदेव वर्षा करेंगे तो काफी सारी खेती होगी, नहीं होगी, लेकिन हमें अपने आप को उसके अनुकूल कैसे ढालना है। जब पानी नहीं है तो जैसे कुछ तरकीबें बताई, कहीं ऊपर से जैसे खंती बना के या पिट बना के या जो भी करके थोड़ा थोड़ा संचय, ये सारी बातें हो गई। मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो वानिकी महाविद्यालय है, रानी चौरी जिसे आप पंतनगर के नाम से कहते हैं, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली कि आपके निकटतम ये है। हम आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं देंगे कृषि विभाग की तरह, लेकिन ज्ञान देंगे, और सबसे बड़ी अमूल्य पूंजी होती है ज्ञान। हमने जो बातें आपको बताई, आप में से माना 50 लोगों को औरों को निमंत्रण किया होगा, वो नहीं आए, उन्होंने ये बातें नहीं सुनी। अब कभी कभी आप सोचते हैं यार जो नहीं आए वो ठीक है, हम तो यहाँ बोर हो गए। ये बोर होने वाली बात नहीं है। मैंने भारत के लगभग सारे कोनों में मैं घूमा हूँ, केरला से लेके ऊपर तक, नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नौकरी भी की बाहर। अंतर मैंने क्या देखा, मेरे पिताजी, मैं यहीं का हूँ टिहरी, उन्होंने कहा मेरी एक परियोजना थी हिमाचल में, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड बन गया, सब कहते हैं हमें हिमाचल की तर्ज पे करना है, तर्ज पे करना है। ये तर्ज क्या है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। 5-6 बार मेरे साथ हिमाचल गए। सोलन, जो सोलन में एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, इसी तरह जैसे हमारा पन्नगर है, शिमला, उफरी, वहाँ एक ही चीज मेरे पिताजी ने नोट की। मैं ये बता दूं, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा, कि उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा यहाँ के किसान से, मुझे एक किसान के पास गए, बाबूलाल वर्मा करके, मैं वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक और अंग्रेजी के टर्म सारा ज्यादा जानूंगी। जैसे इन्होंने मल्चिंग कह दी, इन्होंने कही ना सिखा ने मल्चिंग, आप पलवार सोतर जिसे कहते हैं ना, मल्चिंग कुछ नहीं है, वो बेडिंग मटेरियल बिछा देना, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमने कही। वहां के किसान को एक एक चीज है जो अच्छे किसान है। उन्होंने कहा जब बाबूलाल वर्मा को मिले, उन्होंने कहा बस एक ही चीज है, ये थोड़ा हाथ मैले करने पड़ते हैं, यानी मिट्टी में काम करना पड़ता। आज की थोड़ा जो युवा पीढ़ी है, देखो हर किसी को नौकरी नहीं लगनी है। अगर आप जो हम लोग पढ़ लिख भी गए हैं ना, 1 लाख पढ़ गए हैं तो 1000 जॉब नहीं है।
99 गलत तो नहीं कह रहा। और खेती अगर हम चंद्रमा पे भी चले जाए, मंगल पे भी चले जाए, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और अन्न इस देश में उपज ही रहा है और इतने सरप्लस, यानी खेती तो कर रहे हैं हम लोगों को। जो मैंने अंतर देखा मेरे पिताजी, तर्ज की बात, उन्होंने कहा सोलन के एक वैज्ञानिकों का नाम उनको याद था, उन्होंने कहा हाँ, उससे मैंने सेब की जानकारी ली। अब वो उतने जानकार हो जाता है किसान की, वो वैज्ञानिक को भी बता रहा है, उन्होंने कहा आप ऐसा कर। तो हमें थोड़ा सा उस चीज की जरूरत है। अगर हम यही कहेंगे, मुझे पता है यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा उस पर भी है, जंगली जानवरों का प्रकोप है और पानी की समस्याएं हैं, कई चीजें हो जाती हैं। अभी बहुत ज्यादा पानी हो गया तो लोगों की छेमी जिसे कहते हैं, आग राजमा वाजमा ये सब गल गई, हुआ कि नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ की नहीं, अगर इनके जो महाराष्ट्र की बात करेंगे आप, उसमें किसानों की बहुत बुरी स्थिति है, सूखे के मार। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खेती छोड़ देनी है। आने वाली समय में इस कृषि का और कृषि से संबंधित चीजों का बहुत बड़ा होता है। जैसे हम मिलेट की बात कर रहे हैं, झंगोरा पौधा, बैक टू बेसिक्स। मोदी जी ने एक बात कही ना, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक कुछ नहीं है, जैविक खेती कुछ नहीं है। जो हम परंपरागत तरीके से हमारे पूर्वज करके आ रहे थे, सब वही है। हमने ये मान लिया है कि जो हमारे, मैं अभी डीन साहब से भी बात कर रहा था कि गांव में पुराने जमाने, अभी भी कुछ लोग सुबह 5 बजे 4:30 बजे पिंडा उगाने के लिए, पिंडा तैयार करने के लिए भैंसों के लिए कर देते थे, नहीं कर देते थे, और शाम को 7-8 बजे सो जाते। वो पूरा टाइम कितना हार्ड वर्किंग होता था। वो सर्किल जो देखो, अब हमारा क्या होगा, जो नौकरी कर रहे हैं वो तो बाहर जाए, लेकिन बाकियों ने भी, हर कोई आए चंबा में चल के डेरा कर दिया, घर से किराया ले रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब पलायन किसे कहेंगे? देखो मेरी बात सुनिए, पलायन क्या है? अगर आपके लड़के की नौकरी ठीक ठाक लगी, ठीक ठाक से मतलब सरकारी नौकरी तो समझो बहुत मुश्किल है, पर जिसकी नौकरी देहरादून लगे, माना किसी कंपनी में ही है, वो नौकरी वो तो जाए। पर जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके अच्छे खेत खलियान सब बाकी हैं, वो अपनी खेती क्यों नहीं कर रहा है? बस मेरे पिताजी ने जो देख मेरे साथ गए थे, उन्होंने कहा तर्ज में ही, एक तो लोग जागरूक हैं, खेती से शर्म नहीं कर रहे हैं, और जो लोग, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी। आप पाव और जलेबी नहीं खा सकते शिमला में, लेकिन इतना ज्यादा बंदरों का आतंक है। लेकिन उन्होंने अपने को उस हिसाब से वो ढाल रहे हैं। और नीचे प्लेन की मैं इसलिए आपको तुलना नहीं कर रहा क्योंकि प्लेन्स में थोड़ा बहुत उपजाऊ है। अगर आप देहरादून देखेंगे, डोईवाला साइड, तो बड़ा उपजाऊ चीज है, पर हिमाचल बिल्कुल हमसे पूरा मिलता जुलता है इसी उसमें। तो हमें जागरूक बनना है। हम हरियाणा गए, जैसे आपको बोलना, आपकी तरफ से ये जो हमारा संवाद हो रहा है ना, ये डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग क्या कहते हैं? दोनों की तरफ से। अभी हम बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सुन रहे हैं सत्यनारायण की कथा की तरफ। तो ये सत्यनारायण की कथा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा में क्या बोलता है, बहुत रिस्पेक्टफुली किसान। देखो आप लोगों का बड़प्पन है, हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं। हरियाणा में क्या बोलता है पता है किसान? बहुत बढ़िया साहब, तो बहुत बढ़िया, पर हमारे खेत में आके थोड़ा उसको बताओ साहब होना कैसा। इसमें ऐसा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पूछा कि एक सड़ाने वाली दवा है तो इसमें गुड़ इतना है तो उसमें कितना, उन्होंने कहा ये आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, ये तो वैज्ञानिक का और किसान का ऐसा नाता है आपस में। आपसे हम सीख रहे हैं और सीखते आए हैं, ये बड़ी परंपरागत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के हैं, मेरे हिसाब से भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ चीजें, अगर आपके यहाँ गड्ढा खोद दिया तो उसमें पानी भरने की, कईयों के यहाँ पॉली हाउसेस बने हुए हैं। अब पॉली हाउसेस बनने का मतलब उसके अंदर सब्जी करने, उसके अंदर किसी ने क्या है, कुछ किसी ने कुछ घास रखा है, कुछ ये रखा है। तो थोड़ा सा बातों में मैंने जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोली है, लेकिन फैक्ट बात यही है कि हमें आगे आना है और आप हमसे सीखिए और हमें सिखाइए भी। जितना हमें ज्ञान, अगर मेरे को कुछ चीजें आपने पूछी तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे भी सीखूंगा। तो ये सारी चीजें, समय का अभाव है, कुछ आप लोग भी अभी सोच रहे होंगे कि काफी टाइम हो गया, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया में सबसे कीमती पूंजी एक चीज है और वो है ज्ञान। और हमारा ये संस्थान ज्ञान देता है और ज्ञान आपसे हम लेते भी। इसी तरह से निरंतर आपका हमारा तालमेल बना रहे और आप जो प्रधानमंत्री जी की जो यशस्वी योजनाएं हैं, इन सब का लाभ उठाएं। आज की डेट में आप देखो प्रधान बनने के लिए कितना कंपटीशन है, क्योंकि योजनाएं हैं। आज से 25 साल वाले, 30 साल वाले प्रधान तो पूछो, तो इतनी योजनाएं चल रही, उन योजनाओं का सबल संचालन करें और अपने को थोड़ा जागृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं पुनः से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम आपस में एक परस्पर तालमेल रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो कृषि से संबंधित नीति है या इससे है उसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर अमोल वशिष्ठ निदेशक शोध भी हैं और ब्रिक्स
उपयोगिता के वानिकी में उनके उसके हमारे यहाँ पे सह प्राध्यापक भी हैं। डॉक्टर अरविंद केजरीवाल सह निदेशक निसार भी हैं और डायरेक्टर एकेडमिक, वो भी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारी है उनके पास। डॉक्टर अजय कुमार बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे हमारे जो हैं एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। दूसरे एक्सपर्ट एग्रोनॉमी के हमारे अरुणिमा पालीवाल केवीके से हमारे बहुत ही यशस्वी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन यहाँ के किसानों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक, पूरा नाम ले लूं, गुलाब राव येवले, तो बोल ही सकते हैं। डॉक्टर शिखा हैं सोयल के, बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और डॉक्टर कीर्ति का तो सब लोग, डॉक्टर कीर्ति कुमारी को तो शायद सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? सभी माता बहनें जानते हैं डॉक्टर कीर्ति कुमारी को? नहीं। अरे नहीं कीर्ति, आप कैंसर कोड वाला से नहीं जुड़ी है क्या? नहीं है? अरे ऐसे नजदीक के गांव छोड़ दिया आपने। ये तो मातृत्व शक्ति के एक ब्रांड एम्बेसडर भी हमारी, बहुत बढ़िया। तिलु रोतेली पुरस्कार इनको पिछले साल मिला। तिलु रोतेली सभी जानते होंगे जी। वो पुरस्कार इनको मिला। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बहुत बढ़िया काम न्यूट्री सीरियल पे करती हैं। तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये है कि संवाद, जैसे अभी आपका संवाद हुआ, कुछ तो सॉल्यूशन निकला, कुछ तो सॉल्यूशन निकला। इसी तरह अगर संवाद होगा तो आप भी बोर नहीं होंगे। खाली हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, तो छोड़ो यार, कब निकलेंगे, जाए हम है ना? तो इसलिए अगर आप इसमें जुड़ेंगे, संवाद करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम भी बोर नहीं होंगे। तो आगे से ये सब चीजें होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। हमारा महाविद्यालय आप जानते हैं कि पंतनगर से जुड़ा हुआ है और केवीके हमारा बहुत पुराना है। आप लोग तो यहाँ से पहले से हैं, काम बहुत बढ़िया करते हैं सभी लोगों को। अभी स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें हमने देखा कि जितने ये फील्ड में ट्रायल लगाते हैं ना केवीके वाले, उस रिपोर्ट में ये हमने पाया कि जो इनकम है, जो मतलब प्रोड्यूस है, जो पैदावार होती है, वो किस 30% से 60 या 70% तक अधिक इनके मार्गदर्शन में हुई है। वो उसमें उन्होंने डेटा प्रोड्यूस किए थे अभी उसमें। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान तो जो ये बताएंगे उसमें कुछ आप भी लोग बताएंगे। जब आपके फील्ड में आएंगे तो आपको ये लोग कुछ बताएंगे, आप इनको कुछ बताएंगे। देखिए, बैक टू बेसिक क्यों आ रहा है? बैक टू बेसिक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। हमारे जरदारी साहब क्यों फेमस हैं? जरदारी साहब को जानते होंगे। क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने हमारी पारंपरिक फसलों के बीज बचाए हैं ना। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बाहर किसी भी प्रोग्राम में चले जाइए, जरदारी साहब यहाँ से बुलाए जाते हैं, बकायदा एयर टिकट दिए जाते हैं उनको, महाराष्ट्र तक जाते हैं। आपको नहीं पता होगा, उनके बहुत बहुत ज्यादा बाहर वैल्यू है। यहाँ हम लोग ऐसा होता ना, यहाँ के जैसे हम यहीं के रहते हुए बदलना घूम पाते हैं, वही हिसाब है ना। तो उनका ज्ञान, इसलिए पारंपरिक जितने भी फसलें बीज थी सब बचा रखे। आप ये बताइए, गाना बना है नारंगी की दाढ़ी हो, नारंगी कितने लोगों ने, हमारे तो खत्म ही हो गई ना, है कहीं जी? बहुत अच्छी बात है, बहुत कम हो गई। एक रुद्रप्रयाग में भी एक किसान ऐसे हैं जिनको ये सब नारंगी और ये सब पारंपरिक चीजों को उगाने के लिए उनको इनाम मिला। जैसे मंगल सिंह नहीं है ना, उनको कल मिला था ना, देखा सुना होगा आप लोगों ने। हमारे माननीय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब ने उनको कल पुरस्कार दिया है, दिया ना? हाँ, बैरनी के हैं।
उनको इनाम मिला, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपना व्यस्त, आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जिनको पूरा देश देखना है, इलेक्शन सर पे है, उन्होंने किसानों से संवाद करने के लिए अपना टाइम दिया ना। ऐसे नहीं है, किसान सबसे ऊपर है, किसान से ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगर आप लोग नहीं उगाएंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? मैं भी किसान फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो शहरों में रह रहे हैं वो लोग कहाँ से खाएंगे? किसान सबसे ऊपर है, इसलिए प्रधानमंत्री जी खुद आज ही नहीं कई संवाद हो चुके हैं। तो अमृत महोत्सव उन्होंने बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर। ये मिलेट ईयर क्या है? आज दौर आ गया है ग्लूटेन फ्री अनाज का। ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन क्या है? एक तरह की एक प्रोटीन है जो कि ज्यादा अच्छा नहीं मानी जाती है। एक मतलब जैसे जिसमें चिपचिपापन ज्यादा होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं के आटे को गूंदेंगे तो सब मैदा है तो बहुत जल्दी चिपकता है ना, तो गेहूं में ग्लूटेन बहुत ज्यादा, और मंडवे का आटा है तो गूंदा ही नहीं जाता है ना। तो यही है, ग्लूटेन का चक्कर यही है। इसीलिए जितने भी आज तो बीमारी सबके साथ, पहले भी थी अभी भी है, लेकिन डायबिटीज अब तो टेस्टिंग ज्यादा होती है ना, पहले टेस्टिंग ही नहीं होती, तो पता ही नहीं चलता था कि डायबिटीज है क्या नहीं। आज डायबिटीज से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। डायबिटिक जितने भी लोग हैं उनको कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री अनाज खाइए। अब सारे जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज क्या है? कोदा, झंगोरा, कौड़ी, चीना, ये सब जितने भी हैं, ये मोटे अनाज सारे ग्लूटेन फ्री है साहब। इसीलिए बैक टू बेसिक, अगर जितना उगाएंगे उतना लोगों की पूर्ति होगी, उतना बीमारियां कम होंगी। मिलती नहीं है ना। यहाँ तो हम लोग तो उसको लोहे के भाव पड़ा है, कोई लेता ही नहीं है, खाते नहीं। लग रहा है हम इसकी मार्केटिंग ठीक से कर रहे हैं। जो लोग आप लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे वो बहुत, अरे 5 किलो कोदे का आटा भिजवा देना बोलते हैं ना, तो वहाँ वैल्यू है इसकी, गैस भिजवा देना। तो ये सब है, इसलिए बैक टू बेसिक का फंडा चला है ताकि लोगों की पूर्ति हो सके, बीमारियां कम हो सके। और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के लिए जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि अपना अपना तय कर लीजिए अभी से, किसी चीज को, किसी 1 या 2 क्रॉप को चुन लीजिए, किसी भी फसल को चुन लीजिए, उस पर काम करिए ताकि हम 2023 में उसको दिखा सके। तो मैं केवीके को भी और आप लोगों को भी बोलता हूं, हमारी 2 क्रॉप हैं जिसको कि बंदर भी नहीं खाते हैं। भंगजीरा, भंगजीरा जो है ना, भंगजीरा, आप ये बताइए, सीजन पे हर चीज खानी चाहिए। भंगजीरा की चटनी तो हम लोग खाते थे ना। भंगजीरा लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। भंगजीरा सभी जानते हैं जी, खाते हैं। लीवर की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया। और भंगजीरा को तो मैंने, भंगजीर खाते हैं, बंदर से नहीं खाते, बहुत है यार उसमें नहीं खाते हैं। लेकिन ये है कि हम उसको बेच नहीं पा रहे ना, बात ये है कि हम उसको पहुंचा नहीं पा रहे। अगर हम उसको नेशनल लेवल की मंडियों तक पहुंचाएं तो आप लोग पैदा इतना करना शुरू कर देंगे कि फिर बातें क्या है। लेकिन ये है कि आप ये बताइए, हम ऐसी जगह पे, हिमालय की ऐसी जगह पे हैं, यहाँ पे नेचुरली इतनी चीजें होती हैं जिनको आप कहेंगे कि हमको तो सीजनल है। सीजनल पे अगर आप 10-15 दिन भी खाएंगे ना, तो जो कमी है आपके शरीर में है वो कमी को पूरी कर देता है। ऐसा नहीं कि रोज खानी है वो चीज। एक बार आप गुड़हल के फूलों की सब्जी खा लो तो जो उसमें तो पोषक तत्व होंगे वो आपको मिल गए ना। दवाई रोज तो नहीं खाते हैं। मल्टीविटामिन खाएंगे तो कितना 10 दिन 1 महीने तो खाया जाता है। तो मल्टीविटामिन खाने की जरूरत क्या है? हम तो इन चीजों को, अब आप बोलिए जखिया, जखिया है ना, जखिया को तो अब आप बोलो कि कौन नहीं उसको तो उसमें डालते हैं ना छौंक के समय, जखिया को डालते हैं, लेकिन हम लोग भूल गए कहाँ जखिया। तो जखिया में जो है अल्सर को रोकने की ताकत है जखिया में।
अल्सर आजकल गैस किसको नहीं है साहब? बताइए, गैस किसको नहीं हो रही है? सब बीमार है ना, गैस होती है साहब, क्या है क्या नहीं। तो गैस जब ज्यादा हो जाती है तो अल्सर में बदल जाता है कि नहीं? तो अगर छौंकने में आप, जरूरी है ये सब, अपना अपना जख्या यूज करिए ना, तो थोड़ा सा यूज करना है। तो ये 2 क्रॉप ऐसी हैं जिनको कि कोदा झंगोरा को तो शायद थोड़ा बहुत जानवर नुकसान करते भी हैं, लेकिन जखिया भंगजीरा को कोई नहीं करता। इसको बना करके अगर हम उसकी मार्केटिंग नेशनल लेवल पर करें तो हम उतना पैदा ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं तो सारी जैविक 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 के नाम पे वो इतनी महंगी महंगी एक डिब्बा मिलता है ना, एक डिब्बा। कोई भी चीज अगर वहाँ जखिया भी होगा ना तो वो बहुत महंगा होगा, वहाँ डिब्बे में सजाया हुआ एक ब्रांड का नाम लगा हुआ, बहुत महंगा मिलता है। इस तरह जो है, जैसे आप मेरू घिंगारू के दान खेजा, घिंगारू है ना, घिंगारू तो देखा होगा सबने, हैं? घिंगारू सभी जानते होंगे। उसके फूलों से हृदयामृत, हृदय के लिए अमृत वो बनता है साहब। फूल अगर हमने खा लिए, पहले जमाने में खाते थे, हाँ। हृदय तो सबसे मेन बीमारी। देखो अभी कितने बीमारियों के इलाज 3 चीजों ने बता दी। भंगजीरा में लीवर का था, इसमें अल्सर का था, और अभी भंगजीरा वो क्या घिंगोरा देखे तो वो है हार्ट के लिए, हृदयामृत बनता है उससे। आप बताइए, अगर हृदय से संबंधित बीमारी खत्म तो सब खत्म। तो हम तो ऐसी जगह बैठे, इसीलिए बैक टू बेसिक जो उन्होंने दिया ना, सब शोध करने के बाद लास्ट में उसी जगह पहुंचते हैं जो चीज। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जरूरी नहीं है सब चीजें, कोई एक चीज का प्रोड्यूस करो, लेकिन उसकी मार्केटिंग ढूंढनी है। मार्केटिंग ढूंढने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर हम लोग गांव वाले एक साथ मिल जाए, अन्ना क्या था, अन्ना ने सारे गांव वालों को एक साथ लिया ना, रालेगांव सिद्धि में सब लोग गांव वालों को एक साथ लिया, फिर गांव फेमस कर दिया। जो पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम दूर कर दी। आज हम अगर गांव वाले इकट्ठे हो जाए और एक ऊपर से वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक खूब बड़ा सा खोद दें, सबके एफर्ट से, अपने एफर्ट से, और बड़ा सा टैंक बना दें। 6 महीने तो पानी चाहिए, उसके बाद तो पानी आ ही जाता है बरसात में। ड्राई सीजन के लिए पानी वो जैसे स्प्रिंकलर बनाया इन्होंने, टपक विधि बताई, कई विधियां तो बताई जा सकती हैं, उसके लिए सरकार भी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। लेकिन हम लोगों को भी तो जुड़ना पड़ेगा। सब सरकार करके देगी तो हम कहाँ कैसे कर पाएंगे? जब तक हम लोग खुद अवेयर नहीं हुए और उससे जुड़े नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक खूब बड़ा सा टैंक खोल दिया, पहाड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेन में तो दिक्कत भी है। पहाड़ों में क्या है, टैंक खोल दिया और साइकिल से उसको जोड़ दिया अपने खेतों में। और खेत आपके एक साथ तो नहीं होंगे, पहले आपका होगा, फिर इनका होगा, फिर इनका होगा, ऐसे गाँव में तो है ही है ना व्यवस्था। तो अगर वो हम टैंक खोद देते हैं, टैंक बना देते हैं, उसके लिए सरकार से भी पैसा मिलेगा, पॉलीथीन लेने के लिए सब मिल जाता है। ऐसा नहीं है, एक बार अगर प्रयास करेंगे तो सारी सुविधाएं सारी दे रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जागृत हैं। उसके बाद अगर बना करके वो तो सारे गांव की सिंचाई हो सकती है ड्राई सीजन में। पर ये है कि करने की बात है ना, आज तो हमारे सामने मार्केट आ गया। कौन खा, अभी एक टाइम का खाना नहीं बनाना है तो सब जगह है ना, बगल में दुकान है, उससे कुरकुरे ले आओ खा लो, ये है ना। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो बैक टू बेसिक, मतलब पुरानी पद्धति पे आ जाओ, जो प्रधानमंत्री जी ने अपना टाइम दिया, आप लोगों के बिना तो हो ही नहीं सकता। आप लोग सब कुछ हैं, जब तक आप लोग तैयार करेंगे तभी ये देश चलेगा, बिना किसानों के देश चल नहीं सकता। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी बहुत इनोवेटिव है, सही बात है, कोई आज तक इतना संवाद नहीं किया जितने इन्होंने किए। तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग जो बंदरों को कम नुकसान पहुंचा, जो बंदर जिन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते उस पर जाइए, और उम्मीद करूंगा कि उसमें केवीके भी हमारा साथ देगा। और 2023 के लिए हम यहाँ से कुछ ना कुछ
उस इंटरनेशनल जो मिलेट ईयर है उसके लिए कुछ हमने यहाँ से प्रोडक्ट अलग से प्रोडक्ट दे दें ताकि उसकी पहचान हो सके। इन शर्तों के साथ हमने आप लोगों का बहुत टाइम लिया, लेकिन आप लोगों ने हमें भी टाइम दिया, बहुत दूर से आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग इतने संख्या में जुड़े। और धन्यवाद सबसे ज़्यादा केवी के प्रभारी और केवी के स्टाफ का है जिन्होंने आप लोगों को बुलाने के लिए अपनी कोशिशें की। धन्यवाद बहुत बहुत। तो भाई जो ये प्रोग्राम था ये चला हमारा लगभग 3 घंटे के आसपास तक, और अभी ऊपर खाने की भी व्यवस्था है। बाकी यहाँ पे हमने में देखा अभी नज़र पड़ी तो यहाँ पे 100 दीवार हमारे वीर योद्धा और वॉल ऑफ हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपने मतलब सेक्रीफाइस किया है बहुत ज़्यादा। ये कुछ उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे। उमेश भाऊ ना देवी लीलानंद भाऊ ना ले लिया। प्रेमलता जयप्रकाश भाऊ ना अक्षिता चलो अजय तो है, लेकिन बताने की बात है चारा मिलेगा एक बार में वो चलती रहेगी। तो ये है जनाब गेहूँ का 3 किलो ना 3 किलो प्लस है 3 प्लस किलो पर एक 20 का गेहूँ ना 20 का गेहूँ है ना 20 का मिस्री गेहूँ पर इन्हें बोला जाता है गढ़वाल में मिस्री गेहूँ। तो ये 20 के लिए है तो 20 ये बोएंगे अब और अच्छा उत्पादन करेंगे अच्छा उत्पादन करेंगे। बाकी भूख बहुत लग गई है तो अब थोड़ा पेट पूजा करते हैं, आगे खाने की भी व्यवस्था है। रही सामने कैंटीन और एरिया है ये पंतनगर। पंतनगर एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और काफ़ी यहाँ पे रिसर्च भी होती रहती हैं जो कि आपकी बीज से लेके हो या फिर मिट्टी की क्वालिटी को लेकर हो, इस चीज़ के बारे में हम बताते रहते हैं। और ये है कैंटीन, तो कैंटीन में चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ डॉगी ये रख देते हैं भाई अपना सामान। क्या भी खोल चुपके से दिखा चुकी। ये भाई एक फ्रूटी दे रखी है, समोसे हैं 2 और केला और चटनी। तब पेट पूजा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। एक तरफ डाल देते ना चुपके से दिखा चुकी। ये भाई एक फ्रूटी दे रखी है, समोसे हैं 2 और केला और चटनी। तब पेट पूजा करते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय का मेन गेट। और अभी हम पता करने जा रहे हैं कीवी के पौधों के पौधे तो हैं लेकिन उनके लिए और सामान लेना है, जो जो उसकी चीज़ होती हैं वो लेना है। बाकी मेरे साथ एक और भाई है आज, भाई है मेरे पड़ोसी गांव से है तो यही बोलेगा जो बोलेगा। कुछ लोग तो जानते होंगे मैं वैसे हाय, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई की जो ऑडियंस है उसमें से 5% लोग तो जानते होंगे जरूर। 20% है और जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, मेरा नाम अजय पंत, मैं कोट द्वारा का रहने वाला हूँ। डिगोटी के बगल में कोट द्वारा है और हम भी ब्लॉगिंग करते हैं भाई की तरह सेम। तो हमारे चैनल का नाम जो है वो है पहाड़ी बंदे UK09। अब जो नहीं जानते हैं उनने जान दिया, हमने अपना तो थोड़ा ये लोग भी दिखाते हैं, पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखाते जाते हैं। जैसे मेरा ट्रैवल और लाइफस्टाइल दोनों है तो इनका पहाड़ी लाइफस्टाइल का मेन होता है। और ये लोग जो है मतलब गांव की जो लाइफस्टाइल ना वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिएगा एक बार और कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग।